आप सबका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज आपने पढ़ा थंबनेल में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या होता है ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? हो सकता है आप में से कई लोग इसके बारे में पहले सुन चुके हो, जिसने नहीं सुना वो अब सुने, ध्यान से समझें। बड़े काम का एक डिसीजन मेकिंग टूल है ये। क्या है? डिसीजन मेकिंग टूल। कई बार लंबी लंबी एक्सेल फाइल बना लेते हैं हम लोग और डेटा को देखते रहते हैं, लेकिन अगर डेटा आपका ठीक से डिसीजन लेने में मदद नहीं कर रहा, वो सब टाइम बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में दो बातें हैं। एक है जो आप मेहनत करेंगे, जो एक्टिविटी करेंगे, यानी कि जो कॉस्ट है, और एक है उस कॉस्ट से निकलने वाला आपका आउटकम, जिसको बोलते हैं कि बेनिफिट। कभी कभार बेनिफिट कम होता है, कॉस्ट ज्यादा आती है, बेकार है। कभी कभार कॉस्ट कम आती है उस काम को करने में, लेकिन बेनिफिट ज्यादा हो जाता है, बहुत काम का है, डिसीजन ले सकते हैं। इसका तरीका क्या है? हमेशा इसको डिवाइड कर लीजिए, पॉजिटिव बेनिफिशियल एक्टिविटीज और नेगेटिव कॉस्टली कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये बेसिकली क्या होता है? ये एक इकोनॉमिक इवैल्यूएशन है। इकोनॉमिक मतलब आपको घर में छोटे छोटे डिसीजन, जैसे कि एसी बदलें कि नहीं बदलें, इस किराए के मकान में रहें कि अगले किराए के मकान में रहें, ये जॉब रखें कि अगली जॉब रखें, ये छोटी छोटी कई चीजें होती हैं जिसमें आपको कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करना आना ही चाहिए। ये इकोनॉमिक इवैल्यूएशन होता है। इसमें कई बार नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट को भी कॉस्ट की तरह इंक्लूड करना चाहिए और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट को भी फाइनेंशियल बेनिफिट की तरह इंक्लूड कर देना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपने बढ़िया लच्छा पराठा, दाल मखनी, शाही पनीर खाया और अपने दोस्तों को खिलाया। अब इसमें बेनिफिट क्या निकला? आपका कोई सीधा सीधा बैलेंस शीट तो बढ़ नहीं गया आपका, लेकिन कई बार रिलेशनशिप भी एक बेनिफिट होता है, जिसको अगर आप एक मॉनिटरी टर्म देने की कोशिश करें तो वो बहुत बड़ा भी हो सकता है। आजकल कई कॉल सेंटर्स हैं, कई बीपीओज हैं, कई आईटी कंपनीज हैं जो सैलरी बढ़ाने के नाम पे 3, 4, 5%, 6% सैलरी साल भर में बढ़ाती हैं। दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा सैलरी बढ़ाती नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बेनिफिट दे देते हैं अपने एम्प्लॉय को। जैसे कि वहाँ पे उनको चाय पर पिला दी, ब्रेड पकौड़ा खिला दिया, मैगी खिला दिया, थोड़ा खाना खिला दिया, तो वो एम्प्लॉय को लगता है यार मुझे इतना कुछ मिल रहा है, इतना कुछ मिल रहा है, इतना कुछ मिल रहा है। और 5,000 रुपये आपके आने जाने का, जिसमें 2,500 कंपनी देती है, 2,500 आप देते हैं। अब वो पैसा भी आधा डिवाइड हो गया, आपको लगा जी कंपनी पिक एंड ड्रॉप भी दे रही है, पिक एंड ड्रॉप भी दे रही है। तो ये छोटे छोटे एडिशनल कॉस्ट कंपनी करती है, लेकिन नॉन टेंजिबल बेनिफिट इतने मिलते हैं कि आपकी उनको एनुअल इंक्रीमेंट ज़्यादा बढ़ानी नहीं पड़ती, फिर भी आप टिके रहते हैं। क्यों? वो 10 रुपए की मैगी काम आ जाती है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो कंफर्ट आपको इतना दे देता है कि आप सोचते ही नहीं कि मैं ये कंपनी बदलूं, ये कंपनी छोड़ूं। वो बड़ी कंपनी, देखो एसी ऑफिस, बड़ा केबिन, देखो कितना कुछ है यहाँ पे। कुछ नहीं है सर, वो 10 रुपए की मैगी खिला के थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आपके माइंड के अंदर छा जाते हैं कंपनी ने बड़ा बेनिफिट दे दिया जी। बजाय उसके जैक मा क्या कहते हैं, छोटे स्टार्टअप्स में जहां बढ़िया लीडर मिल जाए आपको, उधर काम कर ले। एक तो सैलरी ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, लर्निंग का ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है और करियर में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये क्या है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना आना चाहिए, जो कुछ लोगों को नहीं आता, और वो एम्प्लॉय कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और बढ़िया डिसीजन ले नहीं पाते। जैसे गूगल करता है, गूगल शाम को ऑफिस आवर्स के बाद एक्स्ट्रा खाना खाने की कई अपॉर्चुनिटी देता है हर 2 घंटे के बाद। तो कई बार कुछ एम्प्लॉइज इसीलिए रुक जाते हैं, यार खाना तो यहीं मिलेगा, घर जाने की जरूरत ही नहीं। इसी बहाने वो एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी एक बढ़िया टैलेंटेड मैन पावर से निकाल लेता है, थोड़ा सा खाना खिला के। तो इसे क्या बोलते हैं? थोड़ी सी तो कॉस्ट आई, लेकिन कंपनी ने बेनिफिट इतना निकाल लिया। यहाँ पे इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक दोनों कॉस्ट को, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक दोनों बेनिफिट को इवैल्यूएट करना आना चाहिए। एक चार्ट के माध्यम से क्विकली शेयर करता हूं। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले ब्रेनस्टॉर्म ऑल द कॉस्ट एंड ऑल द बेनिफिट अराउंड द एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग। सारे कॉस्ट और सारे बेनिफिट आमने सामने लिख लेते हैं। अब कॉस्ट अलग अलग तरीके की होती हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटेंजिबल कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कैसी हो सकती है? जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, आपने जो सामान खरीदा, लेबर की कॉस्ट है, क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट है, सर्विस की कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हो सकती है बहुत सारी फाइनेंस में, सैलरी हो सकती है, ऑफिस की सप्लाई, टैक्स हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकता है, रेंट हो सकता है। बाकी बहुत तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्क या अदर इंटेंजिबल कॉस्ट, जितनी भी प्रकार की कॉस्ट अभी दिख रही हैं या आगे चल के दिख सकती हैं, वो सारी कॉस्ट को एक साथ पहले जोड़ लो, एक साथ पहले तो लिख लो, उसके बाद उनके सामने एक वैल्यू लिखते जाओ। ये कॉस्ट कितने की पड़ेगी, ये कॉस्ट कितने की पड़ेगी। दूसरी तरफ सामने लिखिए बेनिफिट्स। अब जो डिसीजन लिया उसमें कई बेनिफिट हो सकते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉय की सेफ्टी बढ़ गई, टीम में यूनिटी बढ़ गई, सेल्स एक्सपैंड कर गई, हमारी कस्टमर की गुडविल बढ़ गई, मेरी ब्रांड इक्विटी अच्छी हो गई, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन बढ़ गया, टर्नओवर इंक्रीज कर गया, एफिशिएंसी बढ़ गए, एरर्स घट गए, क्लाइंट सैटिस्फैक्शन बढ़ गया, एम्प्लॉइज का एंथुसियाज्म बढ़ गया, ग्लोबल एक्सपेंशन हो गया, एक्विजिशन ऑफ न्यू मार्केट, न्यू पार्टनर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई भी कॉस्ट के सामने तरह तरह के बेनिफिट हो सकते हैं। अभी क्या इंजॉयमेंट भी तो एक बेनिफिट होता है, एक अमाउंट क्या इंजॉयमेंट भी तो एक बेनिफिट होता है, वो उसको नॉन मॉनिटरी बेनिफिट
बेनिफिट है, लेकिन क्या अगर आप उसको भी अगर वैल्यू देके इवैल्यूएट कर लेना, बड़े बड़े डिसीजन आसान हो जाते हैं। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अपने घर में नया एसी लगाना है, नया एसी आना है, तो नए एसी के साथ लेने में पुराना एसी बेचा, उसका कुछ रियलाइजेशन हुआ, नया एसी खरीदा, उसका कुछ कॉस्ट आया और उसका क्या बेनिफिट आया। ऐसे ही आप कंपनी में करते हैं, कोई नया इक्विपमेंट खरीदते हैं, उसकी कॉस्ट और बेनिफिट लिख लें। फॉर एग्जांपल नया इक्विपमेंट, उसकी प्राइस कितनी है, डायरेक्ट कॉस्ट है, उसको कितने में ट्रांसपोर्ट करके लेके आए, वो भी एक कॉस्ट है। आपने उस इक्विपमेंट पे ऑफिस के लोगों को ट्रेनिंग दी, यानी कि मैन पावर ट्रेनिंग, वो भी एक कॉस्ट है। और उस इक्विपमेंट वो बिजली कंज्यूम कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, वो भी एक कॉस्ट है। और उसके बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं, इस इक्विपमेंट से मैन पावर की एफिशिएंसी बढ़ गई, ये एक बेनिफिट है। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम हो गया, टाइम सेव कर गया, ये भी एक बेनिफिट है। प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, ये भी एक बेनिफिट है। एम्प्लॉइज का एट्रिशन घटा और मोरल बढ़ा। अब क्या करिए, इन सब के सामने एक मॉनेटरी वैल्यू दे दीजिए, नंबर दे दीजिए, नंबर देने के बाद इसको प्लस कर दीजिए और इन सबको प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद देखिए कौन सा ज्यादा है। अगर कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट कम है, तो वो मशीन नहीं खरीदनी चाहिए। और अगर कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज्यादा है, तो ये मशीन तुरंत खरीद लेनी चाहिए। बहुत सिंपल है। अच्छा, एक सिंपल सा उदाहरण और ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी के अंदर आपको सेल्स बढ़ाना है और बिजनेस बढ़ाने के लिए आपने सोचा कि डिजिटल सॉफ्टवेयर कोई ले लेते हैं और उस सॉफ्टवेयर पे, उसके सीआरएम पे आपको सब डेटा मॉनिटर करना है, सब कुछ मॉनिटर करना और देखना है कि उससे आपकी कितनी सेल्स बढ़ सकती है। आपको एक वेंडर ने आके बताया जी आपकी सेल्स तो डबल हो जाएगी सॉफ्टवेयर ले लोगे, तो अब आप उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहते हैं। तो दो हिस्से फिर से, पहली तरफ लिख दीजिए कॉस्ट, दूसरी तरफ लिख दीजिए बेनिफिट। कॉस्ट आपने क्या लिखा, वो सॉफ्टवेयर को खरीदने की कॉस्ट, सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस की कॉस्ट और एम्प्लॉइज को ट्रेन करने की कॉस्ट। जितने दिन उन्होंने ट्रेनिंग किया, उनकी प्रोडक्टिविटी स्लो हो गई, उसकी भी कॉस्ट। आपने सारी कॉस्ट जोड़ ली और कॉस्ट लिखी। दूसरी तरफ आपने बेनिफिट लिखा। बेनिफिट क्या लिखा, आपने बेनिफिट लिखा कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से आपको अब एम्प्लॉइज की कम जरूरत पड़ने लगी, तो मैन पावर कॉस्ट रिडक्शन हो गया, तो आपने वो लिखा। आपने देखा इससे आपकी कितनी एक्स्ट्रा लीड्स पुरानी जो छूट रही थी, हाथ में पकड़ में नहीं आ रही थी, तो लीड मैनेजमेंट से एक्स्ट्रा कन्वर्जन हुआ। तो एक्स्ट्रा कन्वर्जन विद लीड मैनेजमेंट, उसका बेनिफिट आपने लिख लिया। आपने लिखा पर डे इंक्रीज इन ट्रांजैक्शन, जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है, वो भी आपने लिख लिया। अच्छा, इजी होने के कारण एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय रिटेंशन बढ़ा। इनडायरेक्ट है लेकिन उसको बाद में मॉनेटरी वैल्यू दे देंगे। क्लाइंट्स आपके खुश हो गए, उनको अच्छे फॉलोअप्स मिल पा रहे हैं, उनको अच्छा सर्विस मिल पा रहा है, तो आपका क्लाइंट का रिटेंशन और क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन, ये भी इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, इनको भी बाद में मॉनेटरी वैल्यू दे देंगे। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर से आपको क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग का बेनिफिट भी हो रहा है, यानी कि कोई एक माल लेने आया था सॉफ्टवेयर पे, उसने दूसरा भी खरीद लिया, और कोई दूसरा लेने आया था, उसने महंगे वाला तीसरा खरीद लिया। तो एक तो क्रॉस सेलिंग हो गई और एक अप सेलिंग हो गई। क्रॉस सेलिंग मतलब ये खरीदने आया, ये भी खरीद लिया। अप सेलिंग का मतलब ये खरीदने आया, इससे ऊपर वाला भी खरीद लिया। सो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेशन थ्रू क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग। तो आपने सारे के सारे बेनिफिट लिखे, उनको आपने मॉनेटरी नंबर दे दिया, इधर कॉस्ट को आपने नंबर दिया और आपने टोटल कर लिया, कॉस्ट को भी बेनिफिट को भी। अरे देखा, बेनिफिट तो 3 गुना ज्यादा है, कॉस्ट केवल 1/3 है, तो आपने कहा फट 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 तुरंत ले लो, सॉफ्टवेयर लेना बिल्कुल ठीक है। जितना नेगोशिएट करा के कॉस्ट और कम करा सके अच्छी बात है। बुलाओ वेंडर को, अरे इधर आ भाई, थोड़ा टेस्ट ठीक लगा कॉस्ट, मैं थोड़ा और 20% आपसे और डिस्काउंट चाहता हूं। देखो कोशिश करके नेगोशिएट और कॉस्ट कम हो गई। तो जितनी कॉस्ट को घटाओगे, जितना बेनिफिट को बढ़ाओगे, उतना ज्यादा आपका इंपैक्ट आएगा बाद में फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट पे। ये तो बड़ा सिंपल सा था, लेकिन कई बारी बिजनेस को, कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस को बड़ा करने के लिए फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है, लोगों के पास होते नहीं है। मैं फिर से याद दिलाता हूं, सीईओ फेल क्यों होता है? क्योंकि उसके पास फ्रेमवर्क्स नहीं होते हैं। दिमाग में आइडिया होता है लेकिन फ्रेमवर्क सिखाना नहीं होता। क्या आपकी टीम काम नहीं कर रही? क्या आपकी टीम आपको छोड़ के चली जाती है? क्या आपकी मैन पावर प्रोडक्टिव नहीं है? क्या ऐसा हो रहा है कि आपके कस्टमर आपको तंग करते हैं, आपका बिजनेस एक्सपैंड नहीं करता, मार्जिन कम हो रहे हैं, उधार देना पड़ता है, डिस्काउंट देना पड़ता है? इन सबको इंप्रूव करने के लिए फ्रेमवर्क्स दिए हुए, गेम चेंजिंग फ्रेमवर्क्स। नॉलेज मैं वीडियो के थ्रू देता हूं, लेकिन फ्रेमवर्क्स मैं आपको लीडरशिप फनल में देता हूं। मेरा प्रोप्राइटरी कंटेंट है और उस प्रोप्राइटरी कंटेंट को हमने बिल्ड ऐसे ही किया है कि हमारे जितने व्यापारी लोग हैं उन सबका धंधा मल्टीप्लाई हो सके, बढ़ सके। कई लोग लीडरशिप फनल में नहीं आ पाते। आपको बता दूं, 3 प्रकार के हमारे इवेंट्स हैं। एक है हमारा बाउंस बैक सीरीज इवेंट्स होते हैं, हर एक शहर के अंदर लो प्राइस टिकट पे हैं, 3-4 घंटे का इवेंट होता है। दूसरा होता है हमारा पीक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी इवेंट, ये 2 दिन का होता है, ये कुछ शहरों के अंदर होता है। ये पर्सनल मास्टरी पे, पर्सनल इफेक्टिवनेस पे बाउंस बैक करने के लिए टूल्स और स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स देते हैं, वो फ्रेमवर्क्स देते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, आपकी प्रोडक्टिविटी, खुद पर्सनल प्रोडक्टिविटी 10x हो जाए। ये पूरे 2 दिन का प्रोग्राम है, सुबह से शाम तक 2 दिन आप मेरे साथ में रहते हैं। इसका एक अलग प्राइस टिकट है। और तीसरा फाइनली 6 महीने का एंटरप्रेन्योरियल
फुल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें आप वो सारे बिजनेस टूल, स्ट्रैटेजी, स्किल्स सीखते हैं जिसमें आपके बिजनेस को आप बड़ा कर सकते हैं, अपनी कॉर्पोरेट लीडरशिप, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। 3 अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम है, फोन करिए, दोनों का टीम अलग अलग है और दोनों का टीम आपको अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा सकती है। नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि आपके शहर में आप कौन सा प्रोग्राम चाहते हैं। क्या आप बाउंस बैक सीरीज 3 घंटे का प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं किस शहर में? क्या आप पीक परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी यानी कि आपके पर्सनल इफेक्टिवनेस का 2 दिन का मास्टरी प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं किस शहर में? या फिर आप लीडरशिप फनल अटेंड करना चाहते हैं, कौन सा शहर आपके लिए कंफर्टेबल है? लाइक करिए वीडियो अगर हार्वर्ड से लाई हुई हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की इस पावरफुल टूल और स्ट्रैटेजी जिसको बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अगर आपको पसंद आया और आप ऐसे और भी टूल स्ट्रैटेजी चाहते हैं तो लाइक करिए इस वीडियो को। ऐसे नॉलेज बेस्ड वीडियोस अपने ग्रुप्स में शेयर करते ही रहने चाहिए, सारे ग्रुप्स में शेयर करिए जिससे उनका भी नॉलेज एक्सपैंड कर सके। सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन को हिट कराइए ताकि सारे वीडियोस आपके नेटवर्क में सबसे पहले पहुंच सके। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, यूट्यूब पे आके नॉलेज बेस्ड पावरफुल वीडियोस में अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए आप सबका हर बार की तरह प्रेम पूर्वक फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।